एक समय की बात है। एक जानी बिघा नाम के गांव में रामेश्वर नाम का एक गरीब किसान रहता था। उनके घर में उनकी पत्नी कमला और उनके 15 साल का लड़का एक साथ रहते थे। रामेश्वर को सिर्फ खेती करने आती थी, उसके अलावा उसने कोई और काम नहीं सीखा था। सही समय पर बारिश ना होने की वजह से उसके खेत में फसल ही नहीं होते थे, जिसके कारण परिवार चलाना बहुत कठिन हो रहा था। एक दिन, सुनिए जी, आज तो घर में बिल्कुल भी कुछ राशन नहीं है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। अरे कमला, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। बस इतना कह के रामेश्वर घर से चला जाता है। रास्ते में, हे राम, ये कैसा समय आ गया है प्रभु। मेरे घर में राशन का एक दाना तक नहीं है। चलो, मैं और मेरी कमला तो भूखे पेट रह लेंगे, लेकिन मेरे बेटे का क्या? मैंने तो केवल खेत में मेहनत करना सीखा है, लेकिन उसमें भी बारिश सही समय पर ना होने की वजह से खेत में फसल नहीं हुई। अब मेरे पास जमींदार से उधारी पैसे लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रामेश्वर गांव के जमींदार के पास जाता है। जमींदार छोटन लाल बहुत शातिर और चालाक किस्म का इंसान है, जो हमेशा हर किसी को बेईमानी से लूटने के बारे में सोचता रहता है। अरे आवा आवा रामेश्वर भैया, और बताओ कैसे आना हुआ है? क्या बताऊं जमींदार जी, बहुत खराब समय से गुजर रहा हूँ। देखिए ना, अब बारिश समय से ना होने पर खेत की सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, इसलिए आपसे कुछ पैसे उधार लेने आया हूँ। अरे हाँ भैया, बोलो कितने रुपए चाहिए आपको? ऐसे समय में हम नहीं मदद करेंगे तो और कौन करेगा? बोलो बोलो, कितने दे दूं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी, लेकिन मैं ज्यादा पैसा उधार नहीं लेना चाहता, इसलिए आप ऐसा करें कि 1200 रुपए दे दीजिए। अरे भैया, ये कैसन बात कर रहे हो? भला 1000 से रुपया 10,000 तो लो। क्या पता आगे चल के कब बरसात होगी और कब समय बदले। जमींदार मन में सोचने लगता है, अरे ससुरा, तुम लोग इतना कम कम पैसा लोगे तो मैं कैसी कमाऊंगा? ज्यादा लोगे तभी है ना हमें ज्यादा ब्याज मिलेगा। यहाँ रामेश्वर भी सोचने लगा, आखिर अब मैं क्या करूं? वैसे ये कह तो ठीक ही रहे हैं, पता नहीं कब भगवान के हम जैसों पर दया होगी। एक काम करता हूँ, 10,000 ले लेता हूँ। अच्छा ठीक है, तो जमींदार भाई 10,000 पे कितना तक ब्याज लेंगे आप? देखो रामेश्वर भैया, 10,000 के 9% प्रति महीना। लेकिन आप तो अपने ही आदमी हैं, आपस में क्या धंधा करें? चलो आप 7% दे देना। हे भगवान, 7% प्रति महीना तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा ब्याज है। ले तो लेंगे, लेकिन चुकाएंगे कैसे? अगर नहीं लूंगा तो मेरा बेटा रघु भूखा ही रहेगा। चलो ले ही लेता हूँ, अगर भगवान की यही मर्जी है तो यही सही। अरे रामेश्वर भैया, क्या हुआ? सोच रहे हैं? ब्याज के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं? हाँ जमींदार भाई, इतना ब्याज कैसे? अरे कौन हो, चिंता की बात नहीं है। देखिए, आप तो अपने हैं, आराम से चुकाइएगा। कहिए क्या कहते हैं? अच्छा ठीक है, दे दीजिए। रामेश्वर उस जमींदार से 10,000 रुपए उधार ले चला जाता है। चलो अब जल्दी जल्दी बाजार से राशन और रघु के लिए कुछ खाने को ले लेता हूँ। आज मेरा बेटा तो खुश हो जाएगा। रामेश्वर जल्दी जल्दी बाजार से सामान लेके घर के लिए वापस हो जाता है। घर पहुंचते ही कमला रामेश्वर के हाथ में सामान देखकर खुश हो जाती है और कहती है, अजी, ये सामान पैसे कहाँ से मिले जी? देखो कमला, मुझे पता है तुम मुझ पर गुस्सा करोगी, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैं समझ गई जी, आपने किसी से उधारी पैसे लिए होंगे, पर कोई बात नहीं, मैं भी वही सोच रही थी। लेकिन ऐसे समय में गांव में किसी के पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो क्या आप जमींदार से उधारी पैसे लेके आए हो? हाँ कमला, लेकिन तुम चिंता मत करना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अभी इस वक्त मेरे बेटे से बढ़ के और कुछ नहीं है। हाँ, आप कह तो सही रहे हो, लेकिन वो जमींदार बहुत चालाक और बेईमान है। वो बहुत ज्यादा ब्याज लेता है और समय पर पैसे ना देने पर खेत या घर छीन लेता है। आपने कितने रुपए उधार लिए? मैंने तो एक 1200 रुपया ही मांगे थे, पर उसने कम से कम 10,000 या उससे ऊपर लेने बोला, इसलिए मैंने 10,000 ले लिए। सुनो ना कमला, अब मेरे बेटे के आने का टाइम हो गया है। मैंने ये कुछ सामान लाया है, जाओ सबके लिए कुछ अच्छा सा बना दो। जी, आज तो मेरा बेटा खुश हो जाएगा। इतना कह के कमला रसोई में चली जाती है। कमला ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाई। खाने की खुशबू पूरे घर में महक रही थी। वाह कमला, तो अपने बेटे की मनपसंद खीर बना रही हो। दोपहर में रघु घर आ जाता है। अपना पसंदीदा खाना देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। बड़े दिनों बाद रामेश्वर के परिवार में आज सभी के चेहरे पर खुशी थी। माँ,
खाना तो बहुत बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था। आज तो सच में माँ मजा आ गया। अच्छा पापा, मेरे दोस्त सुमित ने आज मुझे बुलाया है। कह रहा था कि आज वो मुझे अपने पापा से मिलवाने वाला है, इसलिए मैं वहां जा रहा हूँ। 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन संभल के जाना और संभल के आना, ठीक है? हाँ पापा, आप फिक्र मत करो, मैं अच्छे से जाऊंगा और अच्छे से आऊंगा। इतना कह के रघु घर से निकल जाता है। भगवान, मैं जानता हूं कि हमारे खेत में थोड़ा भी फसल नहीं हुआ है और मेरे पिताजी सिर्फ मेरे लिए पैसों का इंतजाम किए हैं। भगवान जी, कृपया कुछ ऐसा कीजिए कि मैं अपने माता पिता की चिंता दूर कर सकूं। रघु भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने दोस्त सुमित के घर पहुंचा। दरवाजे पर उसका दोस्त उसका इंतजार कर रहा था। अरे रघु, तू आ गया, आजा अंदर आजा। चल, मेरे पिताजी तुझसे मिलने के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं। सुमित, पर तेरे पिताजी मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? वो तू पिताजी से ही पूछ लेना। सुमित का घर काफी बड़ा और सुंदर था। उसके घर में उसके माता और पिताजी रहते थे। सुमित अपने पिताजी से अपने दोस्त रघु के बारे में बताया था कि उसके पिताजी बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, खेत में घंटों काम करते हैं, लेकिन पैसे की वजह से परिवार में बहुत टेंशन है। आओ बेटे रघु, कैसे हो? नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी। मैं ठीक हूँ, आप सभी कैसे हैं? खुश रहो बेटा, हम सब भी बहुत अच्छे हैं। मुकेश रघु 9-10 मिनट ऐसे ही उसके और उसके माता पिताजी के बारे में बातें करते हैं और फिर बेटा रघु, तुम तो बहुत स्मार्ट लड़के निकले। बेटा, कल से तुम दोपहर में स्कूल से आके खाना खा के यहाँ चले आना। जी अंकल, मैं आ तो जाऊं, लेकिन घर पे भी थोड़े बहुत काम होते हैं। देखो बेटे रघु, पहले तो तुम ये टेंशन वेंशन छोड़ो। हाँ, एक काम करना, नहीं रहने दो। कल मैं खुद ही तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे घर, तुम्हारे पिताजी से भी मिल लूंगा और तुमसे भी, ठीक है? जी अंकल, ठीक है। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से संभल के जाना। जी अंकल, मैं एकदम संभल के जाऊंगा। उतने में सुमित की मम्मी बोली, बेटा रघु, ये लेते जाओ, घर पे खा लेना। नहीं आंटी, इसे मैं नहीं ले सकता। अरे बेटा, ले लो, देखो तुम्हारी सुनीता आंटी ने कितने प्यार से दिया है। रघु वो थैली ले लेता है, पर उसे समझ नहीं आता कि सुमित के पिताजी उसके पिताजी से क्यों मिलना चाहते हैं। मुकेश अंकल तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझसे कितने प्यार से बात किए, और आंटी भी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मेरा कितना ख्याल रखा, पर वो मेरे पिताजी से क्यों मिलना चाहते हैं। यही सब सोचते हुए नकुल घर पहुंचा और उसने सुमित के माता और पिताजी के बारे में बताया। देखो कमला, हमारे रघु को कितना अच्छा दोस्त मिला है। चलो बेटा, ठीक है, तो कल आएंगे सुमित के पिताजी। हाँ, पिताजी कल आएंगे, सुमित के पिताजी। अगले दिन दोपहर में सुमित अपने पापा को रघु के घर ले आया। अरे बेटा रघु, घर में नहीं बुलाओगे? अरे सर, आइए आइए। अरे कमला, देखो हमारे रघु के दोस्त और उनके पापा आए हैं। कमला फट से सुमित के पापा के लिए दूध वाली चाय बनाकर ले आती है। चाय पीने के बाद मुकेश जी बागेश्वर जी से कहते हैं, सुनिए रामेश्वर जी, मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। जी सर, कहिए, क्या कहना चाहते हैं? जी, आप मुझे सर मत कहिए, मैं भी आपका एक दोस्त जैसा हूँ, इसलिए मुझे मुकेश कह के बुलाएं। अच्छा ठीक है, मुकेश जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? मुकेश रामेश्वर को घर से थोड़ा बाहर ले जाकर कहते हैं, रामेश्वर जी, मेरा बेटा रघु को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता है। उसने मुझे बताया कि नकुल बहुत समझदार और अच्छा लड़का है, पर गरीबी के कारण से वो पढ़ाई छोड़ने की बातें कर रहा है। भगवान की दया से अब जाकर हमारा सुमित खुश रहने लगा है, नहीं तो पहले वो सिर्फ अकेला ही रहता था, क्योंकि उससे कोई दोस्ती ही नहीं करता था। अब क्योंकि आपके रघु के कारण से मेरा बेटा खुश है, इसीलिए मैं उसकी पढ़ाई की फीस भरना चाहता हूँ। आप अब टेंशन भूल जाइए, समझे? रामेश्वर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आपने मेरी चिंता दूर कर दी। बस उस दिन से नकुल की पढ़ाई की चिंता दूर हुई। अब रघु सुमित के घर खेलने जाने लगा था। ऐसे ही एक दिन सुमित के पापा कहते हैं, रघु, सुमित बेटा, यहाँ। वो दोनों मुकेश के पास जाते हैं। बेटा, तुम दोनों बताओ, तुम में से कौन शेयर मार्केट के बारे में जानता है? रघु बेटा, पहले तुम बताओ। अंकल, मैं इसके बारे में पहली बार सुन रहा हूँ, ये क्या होता है? और पापा, मैं बस इतना जानता हूँ कि शेयर मार्केट में शेयर खरीदा और बेचा जाता है। अच्छा सुनो, अब कल से तुम दोनों मेरे साथ आधा घंटा बैठोगे। मैं तुम दोनों को अब कुछ सिखाना चाहता हूँ।
ये सब के बारे में रघु को जरा भी समझ नहीं आता है, लेकिन उसको जानने की बहुत इच्छा थी। तो उसने सुमित के फोन पर गूगल सर्च किया, तो जो उसने देखा वो देख के चौंक गया। और फिर अगले दिन अंकल, मैंने गूगल पर सर्च किया था कि शेयर मार्केट क्या है। क्या सच है अंकल कि हम वहां से पैसे कमा सकते हैं? बेटा रघु, ये बिल्कुल सच है कि कोई भी शेयर बाजार से पैसा कमा सकता है। पैसा क्या, बहुत बड़ा पैसा कमा सकता है। लेकिन बेटा, चीजें दिखने में जितनी आसान होती हैं, असल में उससे कई ज्यादा मुश्किल होती हैं। अंकल, मैं कुछ समझ नहीं पाया, आप क्या कह रहे हैं? मैं ऊपर वाले कमरे में जा रहा हूं, अपने दोस्त को लेकर वहीं आ जाओ। मैं अब सब कुछ वहीं बताऊंगा। ठीक है मुकेश अंकल, मैं और सुमित आता हूँ। उसके बाद 5 मिनट में रघु और सुमित ऊपर वाले कमरे में जाते हैं। वहां वो लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है, एक लैपटॉप है, एक टैबलेट पर बहुत सारे अलग अलग चार्ट खुले हैं। मिनट मिनट में लाल या हरी मोमबत्तियां बन रहे हैं। उन्हें ये सब कुछ समझ नहीं आता, लेकिन नकुल को इतना मालूम पड़ चुका था कि ये शेयर मार्केट कुछ तो है। वो दोनों मुकेश से पूछते हैं, पापा, ये क्या है? मैं आज तक नहीं जानता था कि आपके कार्यस्थल पर इतना बड़ा कंप्यूटर है। दरअसल आपका इतना बड़ा ट्रेडिंग सेटअप है। हाँ सुमित, ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप है। मैं यहीं काम करता हूँ। लेकिन बेटा, तुम्हें कभी यहाँ आने की जिज्ञासा ही नहीं थी, इसलिए हमने भी तुम्हें कभी इस बारे में नहीं बताया। लेकिन अब तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ये सब बहुत पसंद आया है और शायद तुम इसके बारे में और जानना चाहते हो। हाँ अंकल, सिर्फ सुमित ही नहीं, मैं भी बहुत उत्साहित हूँ शेयर बाजार के बारे में जानने के लिए। बिल्कुल बेटा रघु, क्यों नहीं। मैं यही तो तुम्हें और सुमित को बताना चाहता था कि शेयर बाजार की दुनिया बहुत बड़ी है। इसमें अगर महानता हासिल कर ली जाए तो उसकी जेब में हजारों लाखों में हमेशा रहें। अच्छा, तो तुम दोनों अब यहां से जाओ, नीचे खेलो। लेकिन हाँ, कल से मैं तुम दोनों को थोड़ा थोड़ा बाजार के बारे में बताना शुरू करूंगा। पापा, मुझे पता है कि अब मेरा दोस्त इसे सीखने के लिए बहुत उत्साहित है। अब उसका खेलने में मन नहीं लगेगा। उसका क्या, मेरा भी नहीं लगेगा। क्यों रघु? हाँ अंकल, प्लीज अभी से सिखाना शुरू कर दीजिए ना। वैसे भी अभी कोई जरूरी काम नहीं है, तो हम फ्री ही हैं। बच्चों के अंदर की ये जिज्ञासा देखकर मुकेश मन ही मन खुश हो जाते हैं। लेकिन बेटा, इसे सिखाने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि शुरुआत कैसे और कहाँ से करूं। इसलिए शुरुआत तो कल से ही होगी। लेकिन अब तुम दोनों इतना कह रहे हो तो थोड़ी बुनियादी बातें बता ही देता हूं। मुकेश जी उन्हें एक जगह बिठाते हैं और कहते हैं, बेटा सुनो, पहली बात अच्छे से समझो कि शेयर मार्केट क्या है, यानी इंग्लिश में व्हाट इज शेयर मार्केट। तो ये एक इंटरनेट पे ऐसा जगह होता है जहां दुनिया के हजारों लाखों कंपनियां एक जगह पर रजिस्टर्ड होती हैं। यहाँ सभी कैटेगरीज की कंपनियां होती हैं, टेक्नोलॉजी से लेके बैंक तक। यहाँ पर सामान जैसे कमोडिटी कहते हैं, जिनमें गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और भी चीजें होती हैं। बस उस दिन मुकेश जी रघु सुमित को बस यही कुछ बेसिक बातें बताते हैं। लेकिन रघु रात में भी स्टॉक मार्केट के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाता। वो हमेशा सोचते रहता है कि हे भगवान, आपका और मुकेश चाचा का लाख लाख धन्यवाद। आखिरकार मुझे एक ऐसा चीज पता चल गया जहां से मैं अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकाल सकता हूं। मैं अपनी जी जान लगा दूंगा इसे सीखने में, बस आप मेरा साथ मत छोड़िएगा। घर के एक कोने से नकुल की माँ कमला देखती है और वो रामेश्वर से जाकर कहती है, रघु के पापा सुनिए। हाँ, क्या हुआ कमला, क्या बात है? आज हमारा रघु कुछ परेशान सा नहीं लग रहा। देखिए ना, कब से करवटें बदल रहा है। कमला, तुम ठीक कहती हो। चलो जाके पूछते हैं। रामेश्वर और कमला दोनों रघु के पास जाकर पूछते हैं, बेटा रघु, ओ रघु, क्या बात है बेटा? नींद नहीं आ रही? कोई बात है तो हमें बता सकता है। पापा मम्मी, मैं तो ये सोच रहा था कि आप लोगों को कैसा लगेगा जब मैं एक सफल आदमी बन जाऊंगा। हमारा भी एक अच्छा सा घर होगा। थक पगला, हम दोनों तो डर ही गए थे। बेटा, हम लोग बहुत खुश होंगे उस समय जब तुम एक सफल आदमी बन जाओगे, है ना कमला? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारा रघु सफल हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा। मम्मी पापा, अब आप लोग भी जाइए और सो जाइए। और हाँ, चिंता बिल्कुल मत करना। फिर रामेश्वर और कमल भी सोने चले जाते हैं। अगले दिन रघु अपने साथ एक कलम और एक किताब लेके बहुत उत्साह के साथ सुमित के घर जाता है। दरवाजे पर उसका दोस्त उसकी राह देख रहा है। तेरा चेहरा देख के समझ आ रहा है कि तेरा मन आज सिर्फ शेयर मार्केट के बारे में सीखना चाहता है ना? हाँ सुमित, अच्छा देर नहीं करते हैं, चल फटफट अंकल के पास जाते हैं। लेकिन वो दिख नहीं रहे, कहाँ हैं?
अरे रघु थम जा यार। अच्छा चल, वो ऊपर के कमरे में हम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। वो दोनों ऊपर के कमरे में जाते हैं। वहां मुकेश जी इनको सिखाने की तैयारी कर रहे थे। अरे बच्चों, तुम आ गए। आओ आओ, अब जल्दी जल्दी यहाँ बैठ जाओ। मैं आज तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स के साथ सिखाऊंगा कि रियलिटी में मैं मार्केट में कैसे ट्रेड करता हूँ। देखो बच्चों, मार्केट में आपको दो टाइप के लोग मिलेंगे। एक होता है बायर्स यानी खरीदने वाला, और दूसरा होता है सेलर्स यानी बेचने वाला। यहाँ एक खरीदता है तो दूसरा बेचता है। अब आगे सिखाने से पहले मैं तुमको 3 पिलर्स ऑफ सक्सेस बताना चाहता हूँ। क्या तुम दोनों में से कोई पॉइंट्स बता सकते हो? रघु पहले हाथ ऊपर करता है और कहता है, हाँ अंकल, मैं जानता हूँ। वो 3 पॉइंट्स हैं, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पंक्चुअलिटी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब मैं ये बताता हूं कि तुम इस मार्केट में सक्सेसफुल बनने के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। देखो बेटा, सबसे पहले डिसिप्लिन, जिसका मतलब होता है किसी भी काम का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। तुम्हें उसके हिसाब से ही वो काम करना चाहिए। जैसे मार्केट में हर एक काम करने का सही तरीका होता है, अगर उसके हिसाब से काम किया जाए तो काम हमेशा सही होता है। उतने में सुमित कहता है, पापा आगे का 2 पॉइंट्स मैं बताऊं? बिल्कुल बेटा, बताओ। पापा, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है किसी भी काम में कंसिस्टेंट रहना, और लास्ट पॉइंट है पंक्चुअलिटी, जिसका मतलब होता है टाइम टू टाइम, यानी समय पर हर काम हो जाना चाहिए। पापा, ये 3 पॉइंट्स के हिसाब से अगर हम मार्केट में रहते हुए अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और दूसरे काम में कंसिस्टेंसी और पंक्चुअलिटी बनाए रखते हैं तो हम एक सफल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकते हैं। क्या मैंने सही बोला पापा? अरे बेटा, तुम बिल्कुल सही बताए हो, लेकिन तुमको पहले से ये सब पता है? हाँ पापा, हमको इसके बारे में कॉलेज में पढ़ाए थे और शेयर मार्केट के बारे में मैंने भी थोड़ी बहुत रिसर्च की थी। उसके अगले 30-40 दिन में मुकेश जी ने बच्चों को शेयर मार्केट के बारे में सब बता दिया था, जैसे मार्केट में कब खरीदना है, कब बेचना है, ट्रेड कैसे लेते हैं और बाकी की चीजें। एक दिन सुबह में सुमित और रघु एक साथ कुछ बातें कर रहे होते हैं। उतने में मुकेश जी उन्हें बुलाते हैं। बेटा सुमित और रघु, मेरे साथ ऊपर आओ। वो दोनों उनके साथ ऊपर जाते हैं और फिर उन्होंने कहा, आज तक तुम दोनों ने बहुत कुछ सीखा है और उसको पूरे डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पंक्चुअलिटी होके पेपर ट्रेडिंग में प्रैक्टिस भी की है। अब बारी है रियल पैसे से ये सब करना। आज मैं तुम दोनों का डीमैट अकाउंट बनाऊंगा और तुम दोनों के डीमैट अकाउंट में 1 लाख का कैपिटल डिपॉजिट करूंगा। तुम्हें उसका इस्तेमाल करके अपना कैपिटल बड़ा बनाना है। लेकिन बेटा, कहीं पर भी अपने पैसे को इन्वेस्ट या ट्रेड करने से पहले अपने रिस्क को मैनेज करना, फिर आगे स्टेप लेना। उस दिन से रघु और सुमित दोनों ने मार्केट में पैसे से काम चालू किया। शुरुआत में दोनों ने डर डर के कैपिटल को यूज किया, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वे कॉन्फिडेंट हो गए। अब वो दोनों धीरे धीरे छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करने शुरू कर दिए थे। लेकिन एक दिन, यार, ये पेनी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करूं या नहीं? सिर्फ 1 रुपए का एक शेयर है। मैं आराम से 500 शेयर खरीद सकता हूं। 1 रुपए भी बढ़ गया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। यहाँ रघु ने गलती की। उसने कंपनी के बारे में रिसर्च नहीं किया। उसने सिर्फ प्रॉफिट को देखा और लालच में उसने वो शेयर खरीद ली। खराब किस्मत से उस स्टॉक की कीमत 0.5 रुपीज से गिर गई। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? ये कैसे हो गया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने अपने रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दिया, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया। 40,000 का नुकसान। अब मैं क्या करूं? उतने में गांव का जमींदार छोटन लाल अपने आदमी के साथ आ जाता है। कवन दिशा में गया ललुआ का घर हुआ, कवन दिशा में? अरे मालिक, वो दिशा में है। छोटन लाल रामेश्वर के घर के सामने आकर कहता है, अरे ओ रामेश्वर भैया, कहाँ बड़ा हो? धनी बाहरी निकाला महाराज। अरे कमला, लगता है जमींदार अपने पैसे लेने आया है। तुम यहीं रुको, मैं देख के आता हूँ। रामेश्वरम घर से बाहर आता है। अरे जमींदार जी, नमस्कार। अरे भैया, नमस्कार नमस्कार। रामेश्वर भैया, हम कह रहे थे कि पैसावा कब दीजिएगा? अभी भी 4,000 ब्याज सहित बचा है, याद है कि भुला गए? नहीं जमींदार जी, भूले नहीं है। बस इस वक्त घर में परिस्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही। मुझे 1-2 महीने का और समय दे दीजिए। मैं आपके बचे हुए पैसे ब्याज के साथ चुका दूंगा। देखिए रामेश्वर भैया जी, आपको समय चाहिए तो ले लीजिए, लेकिन आज से उस पे 25% ब्याज लगेगा, समझ गए? उतने में रघु की आंख खुली। उसने माँ से पूछा, माँ, ये शोर कैसी है? बेटा, 2 साल पहले तुम्हारे पापा उस जमींदार से पैसे लिए थे। हमें कुछ पैसे अभी देने बाकी हैं। वो वही मांगने आया है। रघु घर से बाहर आता है और जमींदार से कहता है, प्रणाम जमींदार जी।
अरे खुश रहा बछुआ, हमेशा सम्मानित जीवन जियोगे तुम। तनिक अपने पिताजी से कहिए हमरा पैसा लौटा दे जल्दी से। रघु अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और कहता है, कहिए जमींदार जी, आपके ब्याज सहित कितने रुपए हुए हैं? हाँ बबुआ, तुम दोगे का, बताओ। हाँ कहिए कितने हुए? एजी सुनो, हमको जरा डायरी दो, जरा चेक ना करना पड़ेगा। जमींदार डायरी में देखता है और कहता है, देखा बबुआ, आपके 4,000 रुपए पर 8% ब्याज के साथ 2 साल का होता है सिर्फ 4,576 रुपए। आप अकाउंट नंबर बोलिए, मैं अभी पूरे पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। छोटन अपना अकाउंट नंबर बताता है। रघु ब्याज सहित पूरे पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। मैसेज आने के बाद जमींदार वहां से चला जाता है, लेकिन यहाँ रामेश्वर को समझ नहीं आ रहा था कि रघु के पास पैसे कहाँ से आए। तो उसने नकुल से पूछा, रघु बेटा, ये तुम कैसे किए? हमारा मतलब है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? इतने में कमला कहती है, अरे क्या हुआ जी? मम्मी पापा देखिए, आप दोनों शांत हो जाइए। अब आपका लड़का इंटरनेट की मदद से पैसे कमा रहा है, बस वहीं से कुछ पैसे बचा कर रखे थे तो वही दे दिए, समझे पिताजी। अब आप बस चिंता मुक्त हो जाइए। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा भी भला होता है क्या? इंटरनेट से कैसे कोई पैसा कमा सकता है? पापा, राजू अंकल मुझे और सुमित हम दोनों को शेयर मार्केट में काम कैसे करते हैं सिखाए थे। बस मम्मी पापा, वहीं से हम थोड़े बहुत पैसे कमा रहे हैं। लेकिन अब आप लोग अपने सपने सजाने शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब हमारा भी समय बदलने वाला है। ये सुन के कमला और रामेश्वर दोनों ही बहुत खुश होते हैं। अगले दिन जब रघु राजू जी से मिला तो उसने बहुत ही नरम आवाज में उनसे कहा। उसकी आंखों में थोड़े बहुत आंसू भी थे। अरे रघु बेटे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं बेटा, ऐसा होता रहता है। लेकिन जब तुम अपने आप पर कंट्रोल रखोगे, वो 3 पॉइंट्स को जितना फॉलो करोगे, तुमसे ये सभी गलतियां उतनी ही कम होंगी और तुम्हारा पोर्टफोलियो उतना ही बड़ा होगा। समझे ना बेटा? इसलिए अब ये सब भूल जाओ, ठीक है? और जितने पैसे बचे हैं उतने से ही फिर शुरुआत करो। ऐसा सुनने के बाद रघु को थोड़ा अच्छा लगता है और वो उस दिन से कहीं भी अपने पैसे को इन्वेस्ट या ट्रेड करने से पहले बहुत अच्छी तरह से सोचता है। ऐसे करते करते 6 महीने बीत जाते हैं। अब सुमित का 10 लाख रुपए अब 9 लाख रुपए और रघु का 4 लाख रुपए 7.5 लाख रुपए बन चुके थे। एक दिन रात में रघु ऐसे ही न्यूज़ पढ़ रहा था, तभी उसने एक बिटकॉइन के बारे में आर्टिकल पढ़ा और फिर वो सोचने लगता है, ये आर्टिकल पढ़ने के बाद मार्केट में बिटकॉइन का दाम गिरेगा और बहुत से लोग जिनके पास पहले से बिटकॉइन होंगे वो बेचेंगे, जिसके कारण से बिटकॉइन का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। अभी एक बिटकॉइन का वैल्यू 19,000 रुपए है। चलो जैसा होगा हम उस हिसाब से रिस्क को मैनेज करते हुए काम करेंगे। चलो अभी सो जाता हूँ। सुनो माँ, मैं समिट के यहाँ जा रहा हूँ। सुनो बेटा, वहीं टेबल पर मैंने खीर डब्बे में पैक करके रखे हैं, अपने दोस्त के लिए लेते जाना। जी मम्मी, मैं ले जा रहा हूँ। और हाँ, संभल के जाऊंगा और संभल के वापस आ जाऊंगा। उस दिन वो सुमित और राजू जी से उस समाचार के बारे में बात करता है और फिर राजू जी कहते हैं, देखो बेटा, तुम्हें जो सही लगे वैसा ही करना। उसी दिन शाम को ये न्यूज़ का असर मार्केट पर दिखने लगता है। सभी लोग पैनिक में अपने बिटकॉइन बेचने लगते हैं। रात में करीब 10 बजे के आसपास उसकी कीमत 67% से गिर गई। अब एक बिटकॉइन की कीमत 6,140 रुपए थी। रघु ने पिछले कुछ महीनों से छोटे छोटे प्रॉफिट बुक किए थे, रिस्क लेने के लिए तैयार था, इसीलिए उसने रात में 30 बिटकॉइन खरीद लिए और फिर सो जाता है। अगले दिन वो अपने पापा के साथ खेत में काम करने जाता है। वहाँ वो उनके साथ काम करता है। वो भविष्य के बारे में सोचने लगता है, कैसे वो अपने गांव के किसानों की मदद कर सकता है। 3.25 महीने बीत जाते हैं और फिर दिन 2-3 महीने बीत चुके हैं। जरा बिटकॉइन देख लूं कैसा चल रहा है। वो देखकर चौंक जाता है। उसने देखा कि एक बिटकॉइन का दाम पिछले 1 महीने में जहाज जैसा ऊपर उठा है। उस दिन एक बिटकॉइन की कीमत 4 लाख रुपए थी। 30 बिटकॉइन के हिसाब से 2 करोड़ 20 लाख का प्रॉफिट दिख रहा था। वो अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेता है, लेकिन उनसे कुछ बताता नहीं है कि क्या हुआ है। जैसे ही वो राजू जी से मिलता है, वो और सुमित समझ जाते हैं। रघु, मैं और पापा समझ गए। तेरे चेहरे की खुशी देख के बता सकता हूँ कि बड़ा प्रॉफिट बुक किया है। भाई, यहाँ मेरा दिल 190 का रफ्तार पकड़ लिया है। मैंने जैसे ही देखा यहाँ चले आया। क्या हुआ बेटा, तुमने अभी बुक नहीं किए हो? रघु अपने मोबाइल में प्रॉफिट दिखाता है। राजू जी और सुमित दोनों चौंक जाते हैं। अरे वाह नकुल बेटे, 2 करोड़ 20 लाख का प्रॉफिट। इतना तो मेरा और सुमित का मिला के भी नहीं होगा। हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं।
अरे वाह मेरे दोस्त, अब आगे क्या सोचा है तूने? मैं सोच रहा हूं कि 20 बिटकॉइन का प्रॉफिट बुक कर लूं और बाकी के 5 को होल्ड करूं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटे। अब चलो तुम्हारे मम्मी पापा को खुशखबरी देते हैं। इतने में सुमित की मम्मी आ जाती हैं और कहती हैं, अरे कौन सी खुशखबरी की बात हो रही है? वो सभी रघु के लिए बहुत खुश होते हैं और मिठाई का डब्बा लेके उसके घर पहुंचते हैं। दरवाजे पर कमला उन सबको आते हुए देखती है। वो सबने उनको जो भी हुआ उसके बारे में बताते हैं। क्या बात कर रहे हो राजू जी? अरे सुनती हो कमला, अब हमारा बेटा करोड़पति बन गया है। सब बहुत खुश हो जाते हैं